दोस्तों, डेरिक द अल्टीमेट पे। और आज का हमारा टॉपिक है कॉलरा। कॉलरा जिसे हम हैजा के नाम से भी जानते हैं, एक महामारी के रूप में कई बार हमारे देश ने इसको झेला है और अभी भी कभी कहीं ना कहीं पे इसे देखा जा सकता है। तो बात करते हैं कॉलरा की। उससे पहले एक छोटी सी कहानी और फिर इसके बारे में हम सीखेंगे कि आखिर कॉलरा कैसे होता है और इसका निदान कैसे होगा। तो कहानी है भगवान बुद्ध से रिलेटेड कि भगवान बुद्ध के पास एक सेठ आत्मज्ञान की प्राप्ति की आकांक्षा से पहुंचा। भगवान बुद्ध से कहा कि प्रभु, मुझे आत्मज्ञान की शिक्षा दीजिए। पहुंचकर आने का मंतव्य स्पष्ट किया भगवान बुद्ध के आगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं आपके घर ही आऊँगा और वहीं पे आपको मैं जवाब दूंगा। तो उसके घर पर आकर ही उत्तर देने का आश्वासन देकर भगवान बुद्ध ने उसे विदा कर दिया। स्वयं भगवान बुद्ध उसके घर आ रहे हैं यह सोचकर सेठ ने बहुत अच्छी सी खीर बनवाई और खीर बनवाई। तब तक भगवान बुद्ध भी वहाँ पर अपना कमंडल लेकर पहुँच गए। तो उसने कहा, भगवान, आपके लिए मैंने खीर तैयार की है, कृपया प्रसाद ग्रहण करें। सेठ ने यह भगवान बुद्ध से निवेदन किया। तो बुद्ध ने खीर के लिए अपना कमंडल आगे कर दिया। सेठ खीर देने के लिए आगे बढ़ा। ध्यान से देखा तो उस कमंडल में गोबर भरा हुआ था। तो गोबर देखकर वह बोला, भगवान, इसमें तो पहले से गोबर भरा हुआ है, इस पात्र में खीर देने से खीर बेकार हो जाएगी। भगवान बुद्ध हंसे और बोले, वत्स, तुम्हारे कल के प्रश्न का यही उत्तर है। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए पहले पात्रता विकसित करो, अपने कसाय कलमशों का परिशोधन करो। आत्मज्ञान जैसी महान उपलब्धि पात्रता विकसित किए हुए बिना नहीं प्राप्त हो सकती। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर हमको किसी चीज़ के लिए कोई विद्या है या कोई भी चीज़ हमें ग्रहण करनी है तो उसके लिए हमें पात्रता विकसित करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि सत्पात्र ही जो है सद्गुरु को पा सकता है। यानी कि अगर हमें कुछ विशेष उपलब्धि हासिल करनी है तो उसके लिए पहले हमें उसके मानक पूरे करने होंगे, पात्रता विकसित करनी होगी। तो दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी कहानी और अब बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉलरा या हैजा। तो कॉलरा के बारे में आपको पता है कि ये महामारी थी और अभी काफ़ी हद तक इस पे कंट्रोल पा लिया गया है। पहले क्या था कि लाखों लोग काल के गाल में समा जाते थे और अभी भी पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 13 लाख से लगा के 40 लाख तक की मौतें हर साल कॉलरा के कारण होती हैं। तो कॉलरा इज़ अ सेवर एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। इट कम्स अंडर एपिडेमिक एज वेल एज एंडेमिक डिसीज़। कॉलरा एक बहुत ही कष्टकारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है और यह संचारी रोग है, एक दूसरे से फैलती है, संक्रामक रोग है और यह तेज़ी से फैलकर महामारी का भी रूप ले लेती है और एंडेमिक रहती है, यानी कि कहीं पर किसी स्थान विशेष पर भी अपने प्रभाव दिखाती है। बात करता हूँ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की, बीमारी उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु होता है, तो इट इज़ काज्ड बाय विब्रियो कॉलरी। इसका जो कारण होता है वह विब्रियो कॉलरी होता है, जो बैक्टीरिया होता है। इसके 2 स्ट्रेन होते हैं, एक स्ट्रेन 001 और एक स्ट्रेन होता है 139। दोनों ही खतरनाक होते हैं और महामारी पैदा करते हैं। अब बात करता हूँ मोड ऑफ ट्रांसमिशन का। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी संचार की विधि। तो द डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड बाय फ्लाइज, इंसेक्ट्स एंड इम्प्रॉपर स्टोरेज। जो रोग होता है वह फैलता है कहाँ से? भोजन और पीने के पानी के द्वारा, जो कि संक्रमित हो जाता है मक्खियाँ, कीड़े और गलत ढंग से उसको सुरक्षित रखने के कारण। सही से नहीं रखा गया तो फूड पॉइजनिंग आप लोगों ने सुना होगा, वो भी इसी का ही एक छोटा सा रूप है।
It is also transmitted by contact with the contaminated hands of person who carelessly handle excreta, vomits of patient and contaminated fomites। यह हाथों के द्वारा भी फैलता है कि मलमूत्र की सफाई के बाद असुरक्षित कपड़े, हाथ इत्यादि साफ ना करने के कारण ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। तो दो ही कारण होते हैं, एक तो होता है कि खाने पीने के सामान में जो कि संक्रमित की जाती है हो जाती हैं मक्खी या कीड़ों के द्वारा, और दूसरा किसी संक्रमित व्यक्ति के हाथ के द्वारा जो विब्रियो कॉलरी है ये फैलता है। अब बात करता हूँ इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल जो होता है इसका, तो फ्यू आवर्स टू 5 डेज़, यानी कुछ घंटों से 5 दिन तक इसका उद्भवन काल होता है। उसके बाद ही सिम्टम्स शो होते हैं और जो व्यक्ति है उसको तीव्र पीड़ा महसूस होती है। बात करता हूँ क्लिनिकल फीचर्स, जो नैदानिक लक्षण होते हैं, इसके लक्षण होते हैं। इट सडनली स्टार्ट्स विद डायरिया इंक्लूडिंग एफर्टलेस राइस वाटरी स्टूल विद पेन एब्डोमेन एंड वॉमिटिंग लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। यह अचानक से डायरिया के रूप में स्टार्ट होता है, शुरू होता है, और एफर्टलेस बिना प्रयास के चावल के पानी जैसा स्टूल निकलता है, जो मल होता है वो चावल के पानी जैसा निकलता है। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में एब्डोमेन पार्ट में दर्द होता है। इसके अलावा फिर उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं जो कि डिहाइड्रेशन काज करती हैं, यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है शरीर में। पानी जैसा मल आता है और दर्द रहित होता है, साथ साथ उल्टियाँ शुरू हो जाती है और उल्टी एवं दस्त के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। फर्दर इट काजेज मसल क्रैम्प्स, सनकन आइज, सबनॉर्मल टेम्परेचर, हालो चीक्स एंड यूरिन आउटपुट सप्रेशन ड्यू टू फ्लड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इसके अलावा पेशियों में दर्द, आँखों में धुंधलापन, शरीर का जो तापमान होता है उसमें परिवर्तन, गाल बैठ जाते हैं, और जो यूरिन आउटपुट है यानी कि जो मूत्र का निर्माण है वो भी कम हो जाता है। क्योंकि जो शरीर में रक्त की सांद्रता बढ़ जाती है और जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है, यानी वो बैलेंस में नहीं रहते हैं, संतुलन में नहीं रहते हैं। तो ये हो गए इसके क्लिनिकल फीचर। अब बात करता हूँ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, रोकथाम के उपाय। तो पर्सनल प्रिवेंशन मीन्स स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन। अगर हम साफ़ सफाई का बेहतरीन ढंग से पालन करते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। वाटर फॉर ड्रिंकिंग शुड कम फ्रॉम अ क्लीन पाइप्ड और बी बॉइल्ड। जो पीने का पानी होता है वह सही अच्छे पाइप से आए, और अधिकतर अगर वो उबाला हो तो सबसे बेहतर है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड केसेस, confirmation by stool examination and notification to the health authority must be done as early as possible। जैसे ही किसी पेशेंट में इसके लक्षण दिखते हैं जो सस्पेक्टेड होता है, उसके स्टूल को हम एग्जामाइन करते हैं, डायग्नोस्टिक लिए भेज देते हैं, और जैसे इसका रिजल्ट आता है हम पेशेंट को किसी भी हेल्थ अथॉरिटी के पास तुरंत ले जाते हैं। डिसइंफेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव डिस्चार्ज एंड क्लॉथिंग मस्ट बी डन। जो भी पेशेंट का मलमूत्र का जो निष्कर्षण होता है उसको डिसइंफेक्शन उसका करना चाहिए, उसका जीवाणुहीनता उसकी करनी चाहिए, जिससे कि ये और संक्रमित किसी को और संक्रमित ना कर सके। द सैनिटेशन शुड बी मेंटेन प्रॉपरली सो दैट फ्लाइज डोंट ब्रीड एंड डोंट स्प्रेड द डिसीज़ बाय कंटामिनेटिंग द फूड। जो सैनिटेशन का मतलब होता है जीवाणुहीनता, तो उसको बहुत ही ध्यान से उसका सैनिटेशन करना चाहिए। जो भी हम लोग पात्र हैं या खाने का जो इंतज़ाम है, उससे क्या होता है कि जो मक्खियाँ होती हैं वो प्रजनन नहीं कर पाती हैं, उसको नियंत्रित करना चाहिए और कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। कॉलरा वैक्सीन इज ए सस्पेंशन ऑफ किल्ड विब्रियोज प्रिजर्व्ड इन फेनॉल फॉर प्रिवेंशन 0.5 ml सबक्यूटेनियसली
इज़ इंजेक्टेड टू एवरी इंडिविजुअल। और जो कॉलरा की वैक्सीन है उसका प्रयोग संभावित क्षेत्र के सभी लोगों पे करना चाहिए। इसके लिए विब्रियो कॉलरा के मृत जीवाणुओं को निलंबित घोल की 0.5 ml की सुई अंतः त्वचा में लगाई जाती है और यह फिनॉल में सुरक्षित रखी जाती है। तो ये हो गए इसके प्रिवेंशन के। मेन प्रिवेंशन में सबसे ज़रूरी क्या होता है कि सफाई और डिसइंफेक्शन, जीवाणुहीनता और सफाई सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। अब बात करता हूँ ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला आता है मेंटेन द सर्कुलेशन। तो इट कैन बी डन थ्रू ओरल रिहाइड्रेशन एदर अलोन और सप्लीमेंटेड बाय इंट्रावेनस फ्लूइड एज लॉन्ग एज डायरिया एंड वॉमिटिंग कंटिन्यू। जो हमारा रक्त का परिसंचरण है, सबसे पहला ट्रीटमेंट यही है, इलाज यही है, उपचार यही है कि जो दस्त आना शुरू हुए, दस्त और उल्टी, तो सबसे पहले इंट्रावेनसली जो है ORS दिया जाता है। कब तक दिया जाता है? जब तक कि डायरिया और वॉमिटिंग यानी उल्टी चलती रहती है। ORS भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ORS बाइकार्बोनेट, जिसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज और बॉइल्ड वाटर होता है। और दूसरा ORS साइट्रेट, जिसमें सोडियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज और बॉइल्ड वाटर होता है। दोनों का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा इलाज है इसका, एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स यूज टू क्योर कॉलरा और टेट्रासाइक्लिन। सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन दिया जाता है 100 mg IV हर 6 घंटे पर। 100 mg IV 6 hourly for first 24 hours and then orally 500 mg 6 hourly for 3 days for adults। जो व्यक्ति जो कि एडल्ट है उसके लिए बात की जाए तो 100 मिलीग्राम IV जो है हर 6 घंटे पर उसको इंजेक्शन देना चाहिए 24 घंटे में। और उस 24 घंटे के बाद 500 mg ओरली यानी मुख के द्वारा हर 6 घंटे पर 3 दिनों तक टेट्रासाइक्लिन देना चाहिए। दूसरा एंटीबायोटिक जो है फ्यूराजोलिडोन दिया जाता है। इट इज़ गिवन एज सिंगल डोज ऑफ 400 mg पर डे फॉर 3 डेज। फ्यूराजोलिडोन जो है यह दिया जाता है 400 मिलीग्राम प्रतिदिन एक बार 3 दिनों तक। तो ये हो गया इसका इलाज। यानी कि जो टेट्रासाइक्लिन फ्यूराजोलिडोन है ये ही दिया जाता है। टेट्रासाइक्लिन पहले IV दी जाती है 100 mg हर 6 घंटे पर 24 घंटे के लिए, और फिर ओरली 500 mg हर 6 घंटे पर 3 दिन के लिए। और फ्यूराजोलिडोन जो है वो 400 mg प्रतिदिन 3 दिनों तक दिया जाना चाहिए। इससे कॉलरा पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉलरा काफ़ी ख़तरनाक रोग है और इसका कैसे निदान किया जा सकता है। सन 1961 में अपने दक्षिण एशिया में इसने बहुत भयंकर महामारी का रूप ले लिया था। इसके अलावा 1991 में भी कॉलरा का कहर हमारे देश ने झेला था। अभी भी जो है तमाम स्थानों पे देखा जा सकता है जहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई नहीं रखी जाती, वहाँ पर कॉलरा का जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड होता है और लोगों को संक्रमित करता है। तो हमें पर्सनल हाइजीन पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। लोगों से हाथ मिलाते वक्त या मिलते वक्त या लोगों के किसी भी चीज़ का उपयोग करते वक्त हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने हाथों को हम अच्छे से साफ़ करें, जिससे कि कोई भी संक्रमण हमारे तक ना पहुँचे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जल्दी ही फिर आता हूँ कुछ नए वीडियो लेकर, कुछ नए ज्ञान की बातें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।